नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस में। दोस्तों आज हम लोग आपसे बात करेंगे किरण सामान्य अध्ययन की हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, ये हमारा प्राचीन भारत का इतिहास का पार्ट 3। अगर आपने इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको SSC जो किरण पब्लिकेशन की आपकी बुक है, मैं कंप्लीट आपको उसका निचोड़ करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इससे बाद दोस्तों आपका SSC आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भले आप CGL की तैयारी कर रहे हो या फिर आप CHSL की तैयारी कर रहे हो, MTS JEE, और आप जितने भी SSC के एग्जाम SSC कंडक्ट कराता है उन सब के लिए वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और साथ ही साथ रेलवे NTPC हुआ आपका, और जितने भी UP गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, MP गवर्नमेंट के सारे एग्जाम के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, किरण की पब्लिकेशन के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब मैं आपको 12,000 प्लस क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये हमारा टाइप 3 है। इसमें लगभग हम आपसे 84 क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करेंगे। 84 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम आपसे। इसमें 84 में दोस्तों हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है भाई, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और दोस्तों 84 में आपके 80 प्लस स्कोर है दोस्तों, बहुत अच्छी बात। अगर आपका इससे कम है अपना स्कोर जरूर बताइए भाई, कितना आपका स्कोर हो रहा है भाई, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाल के हाल दोस्तों अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर देने के मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर दोस्तों, देखिए ये हमारा टाइप 3 है, ये हमारा है टाइप 3। देखो भाई पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, सुनिए बात को अच्छे से देखिए। और टाइप 3 है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। आखिर इनमें से प्राचीनतम राजवंश आपका कौन सा है। ठीक है भाई, प्राचीनतम राजवंश आखिर कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये आपका SSC CGL 24/2/2012 को 2 क्वेश्चन दोस्तों पूछा क्या है। चलिए भाई जल्दी से अपना आंसर दीजिए। चलिए भाई दोस्तों आपको पता होगा, देखिए प्राचीनतम आपका राजवंश था मौर्य वंश। ठीक है, जिसके रचयिता मतलब जिसके संस्थापक कौन थे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे इसके संस्थापक, और जो कि 323 ईस्वी में इसका हुआ था। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य आपके संस्थापक इसके बन गए थे 323 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त मौर्य के संस्था मतलब गुरुजी थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी कौन थे, तो कौटिल्य थे। ठीक है, इनका आंसर कौटिल्य हो जाएगा। ठीक है भाई, कौटिल्य या चाणक्य इनके गुरुजी थे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। आखिर वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स अपना जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट बॉक्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए मौर्य राजा अशोक। मौर्य राजा अशोक वो व्यक्ति था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। ठीक है भाई, अशोक का शासनकाल रहा आपका 269 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व इनका शासनकाल रहा। ठीक है भाई, चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर किए हुए। देखिए भाई तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद आके कहाँ पर बुलाई थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बौद्ध परिषद वाला है। ठीक है भाई, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। देखिए मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, देखिए फर्स्ट आपकी बौद्ध परिषद हुई थी। आपको एग्जाम में दोस्तों ये भी क्वेश्चन आता है, पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई। ठीक है, तो पहली बौद्ध परिषद आपकी हुई है राजगृह में। ठीक है भाई, राजगृह में आपकी पहली बौद्ध परिषद हुई थी। ठीक है भाई, राजगृह में आपकी हुई पहली बौद्ध परिषद। उसके बाद ये मतलब इसका मतलब शासनकाल किसका था उस समय। उस समय शासनकाल था आपका अजातशत्रु का। अजातशत्रु का शासनकाल था, जिससे रिलेटेड मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। अब बात कर रहे हैं कि आपकी तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। भाई देखो तृतीय आपकी थर्ड जो आपकी बौद्ध परिषद हुई थी, देखिए थर्ड बौद्ध परिषद दोस्तों आपकी 255 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, 255 ईसा पूर्व में हुई थी, जो जहाँ पर जो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में आपकी ये हुई थी। ठीक है भाई, पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस समय शासनकाल किसका था, अशोक का शासनकाल था। अशोक का शासनकाल था। पाटलिपुत्र में आपकी हुई थी तीसरी बौद्ध परिषद और अशोक का शासनकाल था। अब क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि देखिए
क्वेश्चन आपका तृतीय, बौद्ध परिषद कहाँ हुई? बौद्ध परिषद दोस्तों 4 बौद्ध परिषद हुई हैं आपकी, ठीक है। आपका पहला पूछा था एग्जाम में, तीसरा पूछा था। तीसरी बौद्ध परिषद आपकी अशोक के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। अशोक के शासनकाल में हुई, जो कि पाटलिपुत्र में हुई, पाटलिपुत्र में 255 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है भाई, तो भाई इनमें से आके कौन सा सही वर्णन होगा अशोक के लिए? ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को राजा बना दिया गया था, ठीक है भाई। देखिए कुशल था वो, कुशल अधिकारी तंत्र उसने किया था, अच्छी संचार व्यवस्था अपनाई थी उसने, और शक्तिशाली शासन के द्वारा इसकी साम्राज्य को सुरक्षित रखा जा सकता था, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब, तो अशोक ने आपका प्रबुद्ध स्वच्छचारी शासन अपनाया था, ठीक है भाई। नीति इन्होंने अपनाई थी, प्रबुद्ध स्वच्छचारी शासन नीति अशोक ने अपनाई थी, ठीक है, जो कि बिंदुसार का बेटा था अशोक। चलिए 5वां वाला हमारा क्वेश्चन है, देखिए भाई अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? देखिए जब अशोक प्रशासन चला था, ऐसी कौन सी प्रशासनिक नीति थी जिससे उसमें भारी परिवर्तन आ गया? ठीक है भाई, चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से दोस्तों अपना आंसर बताइए। देखिए जब कलिंग का युद्ध चल रहा था तो उस समय अशोक की जो नीतियाँ थी उसमें भारी परिवर्तन आ गया था, ठीक है भाई। तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कलिंग का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपके सामने, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? सारनाथ जो आपका स्तंभ उस पर उत्कीर्ण नहीं है, ठीक है। सारनाथ स्तंभ पर जो कौन सा जानवर जो सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है, ठीक है भाई। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए सारनाथ स्तंभ पर हिरण नहीं है, ठीक है, इनमें से आपका हिरण नहीं है। बाकी दोस्तों ये इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हिरण नहीं है सारनाथ के स्तंभ पर, ठीक है भाई। और आपके वहाँ पर 4 पशु हैं, ठीक है भाई, 4 पशु हैं। कौन कौन से पशु हैं ये वाला आपको पता होना चाहिए। देखिए गज है आपका, अश्व यानी कि घोड़ा है आपका, ठीक है भाई, और बैल है, और सिंह शेर है, ठीक है भाई। ये सब 4 पशु आपके अशोक का जो आपका सारनाथ का स्तंभ उस पर उत्कीर्ण है, ठीक है। बाकी हिरण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन भेजा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। देखिए सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था, मेगास्थनीज जिसने इंडिका एक पुस्तक लिखी है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य, जो कि जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्होंने चंदू ने एक चंद्रगुप्त मौर्य एक बच्चा, इन्होंने बेसिकली एक गरीब बच्चा था चंदू, उसको अडॉप्ट करके उसने चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, ठीक है भाई। और जो धनानंद राजा था, बहुत मतलब वो ऐसा राजा था अभी तक के इतिहास में जो प्रजा से कर वसूलता और जुए सट्टे वगैरह इन सब चीज़ों में बर्बाद करता था। तो मतलब इसके लिए भी दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य को गुस्सा आई थी, तो उन्होंने फिर चंद्रगुप्त मौर्य को जब चाणक्य को गुस्सा आई तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का राजा बना दिया, ठीक है, उसको कल्टिवेट करके राजा बना दिया, ठीक है। धनानंद ने बहुत बेइज्जती की थी आपकी कौटिल्य की, तो फिर उन्हें गुस्सा आई और उन्होंने सिखा भी नहीं मानी, जब तक उन्होंने कहा कि जब तक हम तुम्हारा शासन खत्म नहीं कर देते। फिर उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया था, ठीक है भाई, छोटे से बच्चे को बना दिया। बहुत ही मोटिवेशन पर्सन थे। क्वेश्चन नंबर 9 सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। सेल्यूकस निकेटर आके किससे पराजित किया गया था? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये पराजित किया गया था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? आखिर कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? देखिए बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, और ये आपका बिंदुसार तो आपका उसका बेटा ही है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार है, बिंदुसार का बेटा आपका है अशोक, ठीक है। तो ये आपका थर्ड वाला सही है, सेकंड वाला सही, लेकिन अजातशत्रु दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मतलब मौर्य वंश से ताल्लुकात नहीं रखता है, ठीक है भाई।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत। और अजातशत्रु दोस्तों बताना चाहता हूँ हर्यक वंश से ताल्लुका रखता है, हर्यक वंश से ताल्लुका रखता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अशोक ने सभी अभिलेखों में से एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। ठीक है भाई, तो उन्होंने आखिर कौन सी प्राकृत का प्रयोग किया है। सही आंसर हो जाएगा मागधी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया। कि कौन सा विदेशी यात्री है जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया। चलिए भाई जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैगस्थनी ऐसा मतलब यूनानी से आया था ये, और ऐसा विदेशी यात्री जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया। ठीक है, इसने इंडिका नामक एक पुस्तक भी लिखी है, और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसे भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको आंसर बताया है कि फर्स्ट पोर्ट काउंसिल कब हुई, थर्ड कब हुई, फिफ्थ फोर्थ कब हुई, मैंने सब बताया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए तीसरी जो आपकी तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी वो आपकी किसके अशोक के नेतृत्व में हुई थी, जो कि कहाँ हुई थी भाई, पाटलिपुत्र में, जो कि 255 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है भाई, चलिए इसका आंसर अशोक हो जाएगा। चलिए अपना आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाइए आप लोग। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तक्षशिला जो आपका यूनिवर्सिटी आके कौन दो नदियों के बीच स्थित आपका है। ठीक है भाई दोस्तों, सही आंसर आपका हो जाएगा सिंधु और झेलम नदी के बीच आपका बसा हुआ है तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपके सामने ये रहा, देखिए निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। कि कौन पत्नी थी सम्राट अशोक की जिसने उसको प्रभावित किया था। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कणुबाकी अशोक की पत्नी थी जिसने उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु जो कि चाणक्य है, निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है। ठीक है, आखिर कौन से विद्या केंद्र से संबंधित है, मतलब ठीक है भाई चाणक्य। ठीक है, मतलब वहाँ पर इनका, तो भाई इसका आंसर हो जाए तक्षशिला विद्या केंद्र से ताल्लुका रखता है आपका चाणक्य आपका वहीं पर था। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। यूनानियों को भी भारत से बाहर किसने निकाला था। तो इसका दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, और राजा था आपका कौन, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, जिसने, और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुआ था युद्ध, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। ठीक है भाई, और हरा दिया था और संधि हो गई थी फिर इनके बीच। ठीक है, संधि हो गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 18, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। भाई कलिंग युद्ध प्रसिद्ध दोस्तों एक कलिंग युद्ध था, वो आखिर कौन से युद्ध में हुआ, कौन से वर्ष में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, कलिंग का युद्ध आखिर किस वर्ष हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका सही आंसर 261 BC आपका बिल्कुल सही आंसर है। 261 BC में आपका प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया। आखिर कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। बहुत ही प्रसिद्ध शासक है। इसका आंसर दोस्तों है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, शिलालेखों में किस राजा को पियादस्सी देवताओं का प्रिय कहा जाता है। मतलब शिलालेखों में कौन सा राजा था इसको देवताओं का प्रिय कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई कमेंट बॉक्स अपना आंसर बताइए। इसको उपाधि दी गई है। ठीक है, वाली उपाधि इसको दी गई है, देवनाम पियादस्सी की उपाधि इसको दी गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर 1 अशोक सही आंसर हो जाएगा, अशोक को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रंगमंच में एबनी यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया। तो भाई पर्दा का शुभारंभ आखिर किसने किया था। चलिए कमेंट बॉक्स अपना आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानियों ने पर्दा का शुभारंभ किया था।
क्वेश्चन नंबर 22 है आपका जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है। तो भाई जूनागढ़ जो शिलालेख आपका आखिर संबंध उसका किससे है। ठीक है भाई, चलिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन से इसका संबंध है। ठीक है भाई, रुद्रदामन प्रथम से इसका संबंध है। शकों का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था आपका रुद्रदामन प्रथम, 130 से 150 ईस्वी पूर्व में राजा था। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 23, कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। ये ऐसी बात कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे। ठीक है भाई, तो ईसाइयों को का प्रचार करने के लिए आपका सेंट थॉमस आया था वो आखिर किसके शासनकाल में आया था। ठीक है भाई, चलिए कमेंट बॉक्स अपना आंसर बताइए। दोस्तों जब वो आया था ना तो उस समय पार्थियन लोगों का शासन हुआ करता था। ठीक है, पार्थियन का शासन हुआ करता था और आपका जो 52 ईस्वी में आया था। ठीक है भाई, सेंट थॉमस ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। उस समय पार्थियन शासकों का शासन था। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे। तो दोस्तों देखिए, जो सातवाहन शासक हुआ करते थे आखिर वो अपने सिक्के कौन से धातु से बनाते थे। तो वह सातवाहन शासक सर्वप्रथम भारत में शीशे के सिक्के जारी किए थे इन्होंने। ठीक है भाई, दोस्तों शीशे से बनाते थे ये लोग सिक्के अपने, तो इसका आंसर लेड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने यह देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया। ठीक है, आखिर किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफा में, जो आपकी प्रसिद्ध एक अजंता गुफा है ना, उसमें उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका सातवाहन शासक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की। आखिर कौन था इसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। दोस्तों देखिए, ईरान की एक शासक हुआ करते डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत पर चढ़ाई की थी। ठीक है भाई, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डेरियस फर्स्ट, जो कि था ईरान का शासक। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलें बिना देर किए हुए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी दीजिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे। सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा यानी कि गोल्ड की मुद्रा के कौन सा शासक था इसने चलाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी आपको पता होगा गोल्ड के रेट बढ़ चुके हैं भाई, गोल्ड के रेट आसमान छू रहे हैं कोरोना वायरस के समय, है ना। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मुद्रा चलाने वाला शासक कौन था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय यूनानी। ठीक है, बाद में सर्वप्रथम आपके हिंद यूनानियों ने ही सब स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे। ठीक है भाई, तो भारतीय यूनानी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया। आखिर मौर्य वंश के बाद आखिर इनमें से किसने मगध पर शासन किया। ठीक है भाई, मगध पर किसने शासन किया, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स बताइए। देखिए, मौर्य का पतन होने के बाद शुंग वंश ने मगध पर शासन किया था। ठीक है भाई, तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश ने मगध पर शासन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों आपके सामने, भारतीय यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है। ठीक है, तो इसका नाम दोस्तों है गांधार शैली, गांधार कला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ। जो आपकी यूनानी रोमन कला थी ना, आखिर उसको कहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ। चलिए अपना आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। इसका आंसर भी दोस्तों सेम हो जाएगा, गांधार शैली में। तो ऑप्शन नंबर 2 गांधार इसका आंसर हो जाएगा। इसको गांधार शैली कहते थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया। भाई महान सिल्क मार्ग आखिर किसने आरंभ किया भारतीयों के लिए, महान सिल्क मार्ग आखिर किसने आरंभ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क ने, प्रसिद्ध राजा था कनिष्क, जिसने भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आयोजित किया था। ठीक है भाई, आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया, सीपीयू में पूछा गया, एक्साइज इनकम टैक्स का पेपर होता था उसमें ही पूछा गया 2018 में, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबद्ध किसने प्रारंभ किया। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला जो शक संबद्ध था आखिर किसने
प्रारंभ किया, जो कि अभी भारत सरकार द्वारा लागू है। ठीक है, आखिर किसने ये प्रारंभ किया था? ठीक है, जो आपकी शक संबंध लगता है, आखिर ये शक संबंध किसने चलाया था? ठीक है भाई, चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क ने इसको आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने ये है। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? भाई कनिष्क के समकालीन आखिर कौन हुआ करते थे? ठीक है, चलिए भाई कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। आखिर कनिष्क के समकालीन कौन हुआ करते थे? देखिए भाई, कनिष्क के समकालीन आपके 3 राजा हुआ करते थे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, देखो भाई सब देखो, समझो बात को। नागार्जुन हुआ करता था आपका, अश्वघोष हुआ करता था और वसुमित्र हुआ करते थे। ये कनिष्क के समकालीन हुआ करते थे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चों की दोस्तों डिमांड थी कि सर जो आप हमें वीडियो करा रहे हैं थोड़ा इतना आप डिटेल में मत कराइए। मैंने आपको दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको बहुत डिटेल में कराई है, तो बच्चों की डिमांड थी आप इतने डिटेल में मत कराइए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए दोस्तों मैं आपको जल्दी मतलब करा रहा हूँ, मतलब जल्दी मैं आपको चीज़ें कराऊँ, सूर्य आपकी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी अच्छे से हो जाए, अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन आप रट लें। ठीक है, आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपको टेलीग्राम, अगर आप चाहते हैं आपको इसकी फ्री PDF मिल जाए, तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल रखा है मैंने। टेलीग्राम चैनल हमारा है गुरुकुल प्लस के नाम से। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप, उस पर आपको इसकी फ्री PDF मिल जाएगी। साथ ही आप जो 500-1000 रुपये की बुक मार्केट से खरीदते हैं ना, वो आपको सब कुछ भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और साथ ही करंट अफेयर भी आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम पे। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसकी आपको फ्री PDF भी मिल जाएगी। 34 वाला क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? जो कुषाण काल था उसमें सबसे अधिक विकास आगे कौन से क्षेत्र में हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था कुषाण काल में। ठीक है, वहाँ पर कला ज़्यादा प्रोत्साहन करते थे कुषाण वंश के राजा। ठीक है भाई, कुषाण वंश के राजा कला पर ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, उन्होंने 2-3 कलाएँ बनाई थी, मथुरा शैली बनाई थी, आपकी गांधार शैली प्रसिद्ध थी यहाँ की कला। 35 वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, आखिर वो किसके दरबार में थे? ठीक है भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया? आखिर महाबोधि मंदिर जो कि बिहार में ना, आखिर उसका निर्माण किसने किया भाई? किसने किया निर्माण? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अशोक। अशोक ने लगभग 260 ईस्वी पूर्व में बोधगया में इसका निर्माण किया था। ठीक है भाई, 37 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ना भाई, आखिर कौन सी काल पर आधारित है? ठीक है, किस काल पर आधारित है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शक काल पर आपका आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक काल पर आधारित है और कनिष्क ने इसको 78 ईस्वी में शुरू किया हुआ था। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य जो साम्राज्य आपकी उसकी राजधानी आखिर कहाँ थी? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मदुरई। मदुरई पांड्य मतलब इनकी राजधानी मदुरई हुआ करती। ठीक है, 31 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया? आखिर किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया? आखिर कौन था जिसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया? दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों अशोक। अशोक ने सांची का स्तूप, जो कि आपका विदिशा के पास पड़ता है, सांची MP में आपका सांची पड़ता है, सांची का स्तूप आपका अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अशोक ने इसका निर्माण कराया, जो कि 54 फीट की ऊंचाई पर आपका है ये सांची का स्तूप। ठीक है भाई, और अशोक किसका? अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ठीक है भाई, चलिए 40वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? क्योंकि वो कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध धर्म जिसने अपना लिया था? ठीक है भाई, आखिर कौन सा कुषाण नेता था जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था? चलिए भाई कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिष्क। कनिष्क एक ऐसा राजा था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कनिष्क से। ठीक है भाई,
क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजदूत सेल्यूकस निकेटर था द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था भाई? मैं दोस्तों आपको 1000 बार बता चुका हूँ, इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आपका यूनानी राजदूत था जो कि सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था, ठीक है, और उसके बाद संधि उसके साथ कर ली थी, ठीक है भाई। तो मेगास्थनीज इसका आंसर हो जाएगा, और इसने हिंदी के नामक पुस्तक भी लिखी है। 42 वाला क्वेश्चन है आपके सामने। एक, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में राज सिंहासन में बैठ गए थे, ठीक है ना। 43 वाला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है भाई? जीवक चिंतामणि आखिर किससे संबंधित? तमिल का एक गौरव ग्रंथ होता है जो कि जीवक चिंतामणि है, आखिर वो किससे संबंधित सकता है? चलिए कमेंट बॉक्स अपना आंसर दीजिए भाई। तो ये आपका दोस्तों जैन धर्म से संबंध रखता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 44 है, संघ युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? संघ युग का के संबंध कहाँ के इतिहास से है? ठीक है, तो ये तमिलनाडु के इतिहास से इसका संबंध रखता है। संघ युग का संबंध है आपका तमिलनाडु के इतिहास से। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर वाला आपका है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? कि किसने और कब किया था पहली बार जो अशोक के शिलालेख था उसका जो अर्थ था, मतलब शिलालेखों में अशोक ने जो करवाए थे तो उसको स्पष्ट बता दी भाई, ये शिलालेखों में इसने ये दर्शाता है ये शिलालेख, तो वो कौन था, वो कौन सी ईस्वी में शिलालेखों का उन्होंने अर्थ स्पष्ट किया था? ठीक है भाई दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के बारे में बताना चाहता हूँ। जेम्स प्रिंसेप जो थे अंग्रेजी एक विद्वान थे और पुरातत्वविद भी थे, यानी कि ठीक है, उनमें से में रुचि थी, ठीक है। और ये आपकी खरोष्टी और आपकी कौन सी लिपि थी, वो ब्राह्मी लिपि भी जानते थे, ठीक है भाई, का अध्ययन उन्होंने किया था और जानते थे ये लोग, और ये बहुत ही अंग्रेजी विद्वान थे। इन्होंने 1837 में अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 46 वाला क्वेश्चन आपके सामने है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। जो संगम काल में आपका रोमन व्यापार का आप केंद्र बताइए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुसेरी। मुसेरी आपका एक व्यापार का केंद्र था संगम काल में, ठीक है भाई। 47 कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इस कला शैली को जाना जाता भाई गांधार कला के नाम से जाना जाता, बहुत ही फेमस कला शैली थी, ठीक है। 48 वाला क्वेश्चन है आपका, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? आके जो आपके राजा खारवेल थे ना, आके किसके चेदी वंश के महानतम शासक हुआ करते थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग। 49 वाला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, जो कलिंग के विरुद्ध जो आपका अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत आखिर क्या था? ठीक है, तो इनका मुख्य स्रोत दोस्तों देखिए सम्राट अशोक के शिलालेख था, शिलालेख 13, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शिलालेख 13। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? जो मौर्य वंश के तत्काल बाद आके कौन सा वंश था इसने मगध राज्य पर शासन किया? ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया भाई? सीधी सौ की बात है, मौर्य वंश के बाद कौन सा शासन वंश आया? मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, मौर्य वंश के बाद आपका आया शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे भाई? पुष्यमित्र शुंग थे आपके पुष्यमित्र शुंग थे शुंग वंश के संस्थापक, ठीक है। समझ गए बात को भाई? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए 51 वाला क्वेश्चन है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो चोल साम्राज्य था उसकी राजधानी आखिर कहाँ हुआ करती थी? सही आंसर हो जाएगा ओरैयूर में इनकी राजधानी हुआ करती है, जो कि आपकी तिरुचिरापल्ली में आपका स्थित है ओरैयूर, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर लीजिएगा। 52 वाला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। प्रसिद्ध राजा कौन था कुषाण वंश का, उसका नाम बताइए। बहुत ही प्रसिद्ध राजा था दोस्तों, इसका आंसर कनिष्क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपका ये मल्टीपल टाइम बार पूछ चुका, मतलब 5-6 बार क्वेश्चन पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MTS में भी पूछा गया, CGL में भी पूछा गया, CHS में भी पूछा गया, बहुत एग्जाम में पूछा गया। तो इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे, कनिष्क, रट लो बिल्कुल इसका। ठीक है, कनिष्क ने बहुत चीज़ें भारत में की थी। 53 वाला क्वेश्चन, अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर धर्म महामात्रों को भेजकर उन्होंने इनका प्रचार किया। ठीक है, 54 वाला क्वेश्चन, किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्यागने की घोषणा भी कर दी थी। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा शिला राजा देश 13। ठीक है, 55 वाला क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। जो बिंदुसार का आपका शासन के दौरान आके अशांति कहाँ थी। ठीक है, तो भाई बताइए, सब जगह शांति थी, एक जगह थी जहाँ पर अशांति हुआ करती। ठीक है, बिंदुसार आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों तक्षशिला में अशांति हुआ करती थी बिंदुसार के शासन के दौरान। 56 वाला क्वेश्चन, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। ग्रीस का राजदूत आया था मौर्य दरबार में, ग्रीस का राजदूत भी आया था, जिसका नाम क्या था। ठीक है भाई, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा मैगसनी। मैगसनी आपका ग्रीस राजदूत था, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसने हिंदी का नाम आगे पुस्तक भी लिखी है। ठीक है भाई, यूनानी राजदूत था। ठीक है भाई, यूनानी और ग्रीस एक ही जगह है, तो आपका ये आपका मैगसनीस था इसका आंसर, जिसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। 57 वाला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक थे जो कि कौन थे, चाणक्य। चाणक्य आपके अर्थशास्त्र के लेखक, जिसको हम बोलते हैं क्या, कौटिल्य का भी इनका नाम है। ठीक है, आखिर किसके समकालीन थे, तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी थे वो। ठीक है भाई, चाणक्य। 58 वाला क्वेश्चन, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक आखिर कौन हुआ करता था, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए इतिहासकार दोस्तों इसको बताते हैं कि देखिए जो आपकी गौतमी पुत्र सातकर्णी थी, वो यहाँ की सबसे महान शासक हुआ करते हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। 51 वाला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे। भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जो दिन कहाँ पर आके व्यतीत किए थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला में इन्होंने अपना आखिरी के दिन व्यतीत किए थे बौद्ध धर्म में। ठीक है भाई, जो कि कर्नाटका में आपका श्रवणबेलगोला कहाँ पता है, श्रवणबेलगोला आपका पता है दोस्तों कर्नाटका में। ठीक है भाई, इन्होंने अपने राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को इन्होंने सौंप दिया। उसके बाद इन्होंने श्रवणबेलगोला चले गए, जो कि कर्नाटका में पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने अपने दिन व्यतीत किए। 60वां क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए किस भारतीय शासन ने कलिंग का युद्ध लड़ा। मैं 10 बार दोस्तों आपको बता चुका हूँ, कलिंग का युद्ध आपका चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेज सेल्यूकस निकेटर के बीच हुआ। ठीक है भाई, जिसमें सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त आपका सही आंसर है।